मेरे शेर सहेलियों, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। सबको नमस्कार मेरे दोस्तों, तहे दिल से सभी को जुड़ जाओ सभी फटाफट से और स्टार्ट करता हूं क्लास को। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खत मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सीने में आग होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए मेरे दोस्तों। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोर्चा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तरह शेर से डी दिखलाएगा। अगर यह मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो। जब तक पेपर को फोड़ोगे नहीं, खोपड़ी में छेद नहीं होगा, उसको जलाओगे नहीं उसकी खोपड़ी को, तब तक छोड़ोगे नहीं मेरे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं साइंस के अंदर। आंखों में आंखें डाल के बोला मंजिल, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आंखों में आंखें, साइंस में टॉपिक चल रहा था आई आंख, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आजकल थोड़ा बहुत पढ़ाया था, कॉर्निया वगैरह तक आगे जा देखेंगे। मायोपीस क्या होता है, मायोपिया देखेंगे। देखो लगा लो मायोपिया, लगाओ फटाफट से। चेंज करता हूं मैं मार्कर से इतनी देर में। लगाओ मायोपिया और स्टडी स्टार्ट करो। मायोपिया लिखा हुआ है, ये क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है इससे? निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया। इस मायोपिया में लेंस कौन सा यूज लेते हैं? आउटर लेंस यूज लेते हैं। आउटर लेंस ही क्यों यूज लेते हैं, मैंने कल बताया था। ज्यादा शब्द कम शब्द, उत्तर लेंस आउटर लेंस। कम शब्द मिलाओ, 2 3, इसको मिला दिया। 3 शब्द 4 शब्द, इनको मिलाया तो निकट दृष्टि दोष में आउटर लेंस। कल बताया था कम को कम से, ज्यादा को ज्यादा से। अगर याद है तो बता दो, नहीं याद है तो आपने पढ़ाई नहीं। अधिक को अधिक से, कम को कम से, तो निकट दृष्टि दोष में आउटर लेंस। तो ये देखो निकट दृष्टि दोष में आउटर लेंस यूज लेते हैं। किसमें होगा? जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा उसमें कंफर्म है आउटर लेंस काम में आएगा। ये होता किसमें है? मायोपिया के अंदर होता है। मायोपिया में क्या होता है? किरणों का फैलाना। मायोपिया का क्या काम है आंख के अंदर? मायोपिया का क्या काम है आंख में? ये किरणों का फैलाती है, किरणों का फैलाव करती है, किरणों को फैला देती है। जिस प्रकार बारिश की बूंद नीचे आती है उसी प्रकार वो क्या हो, जैसे मान लो मार्कर है, इसमें मैंने स्याही डालना स्टार्ट किया। अगर यहां से हवा चल रही है और मैं यहां से उस जो इंक की जो डिब्बी होती है उसको फास्ट दबाऊंगा तो फास्ट जाना स्टार्ट होगी, फास्ट प्रेशर होगा और हवा की जो किसी वो आगे जाएगी तो उसकी बूंद एक नहीं ज्यादा दिखाई देगी आपको। वो किरणों का फैलाव, यानी कि उसका शय का फैलाव हो रहा है। उसी प्रकार मायोपिया में क्या होता है? किरणों का फैलाना। इस मायोपिया का काम क्या है? किरणों का फैलाना। इसमें कौन सा लेंस आता है? आउटर लेंस आता है। दोष कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। समझ में आया? तो आगे चलो, लिख लो। ये देखो किरणों का फैलाना, किरणों का फैलाना आउटर लेंस। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, किरणों को फैलाना कौन सा लेंस यूज में लेते हैं? किरणों को फैलाने के लिए कौन सा लेंस यूज में होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या बताना है? आउटर लेंस या ना कि उत्तर लेंस। ये किरणों को फैलाने का काम किसका है? मायोपिया का है। लेकिन लेंस पूछ ले तो आउटर लेंस होगा। दोनों का पता होना चाहिए। किरणों का केंद्रित करना ये अलग चीज है। किरणों को फैलाना तो आउटर लेंस, लेकिन किरणों को केंद्रित करना, एक जगह पे कंसंट्रेट करना। या अगर एक मार्कर है, अगर मान लो मेरे पास में कोई बंदूक है तो उसका कोई एक सामने हिस्सा होगा जो वहां पे क्या बन रहा होगा? केंद्र बिंदु होगा जिस पे मैं वो लगाऊंगा गोली, यानी कि मेरा क्या बन गया? केंद्र हो गया वो, फिर सीधा सा निशाना हो गया, यानी कि मैं कंसंट्रेट होकर उसी के ऊपर निशाना लगाऊं, यानी केंद्रित होकर। तो किरणों को केंद्रित, एक ही दिशा में केंद्रित करना, ये उत्तर लेंस का काम है मेरे दोस्त। तो समझ में आया? आगे देखो, अब लगा दो निकट दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर दूर दृष्टि दोष, फिर दोनों को एक बार आंख बना के फिर बताऊंगा कैसा क्या। यहां से दोबारा देखोगे मायोपिया, आउटर लेंस होगा मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष होगा तो आउटर लेंस यूज लेंगे। किरणों को फैलाने का काम किसका है? किसका है? आउटर लेंस का। केवल 2 पॉइंट याद करो आप, किरणों को फैलाने का काम आउटर लेंस, किरणों को केंद्रित करने का काम उत्तर लेंस, और बाकी भूल जाओ। एक इतनी सी चीज याद रख लो कि मायोपिया में क्या होता है? किरणों का फैलाव होता है, और कुछ भी याद नहीं करना। किरणों का फैलाव मायोपिया,
लेकिन लेंस पूछे अवतल किरणों को केंद्रित किस लेंस पे, उत्तल लेंस, और बाकी सभी छुपड़ा साफ कर दो, किसी की आवश्यकता नहीं है। आगे लगाओ निकट दृष्टि दोष, लिखो उसके अंदर ये समझ लो पहले। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना, ध्यान से सुनना, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले, यानी कि ये क्या है, रेटिना है, इस रेटिना के पहले क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ध्यान से सुनना आगे, पहले बनता है, तब उसको रेटिना पर लाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करोगे, मुझे यह बताओ। उस पे अवतल लेंस यूज लेते हैं, सॉरी हाँ देखो, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पे बनेगा, रेटिना के पहले बनेगा या रेटिना के पार बनेगा, मुझे बताओ। निकट दृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, किसके पहले, रेटिना के पहले बनता है। तब उस रेटिना के ऊपर लाने के लिए प्रतिबिंब को कौन सा लेंस यूज में लेते हैं, अवतल लेंस यूज में लेते हैं। गुरुजी कैसे पता चले किस किस का उत्तल होगा या अवतल होगा, मैंने 4 से 7 बार बता दिया। क्या बताया, जहां भी निकट दृष्टि दोष दिखे समझ जाना वहां अवतल लेंस होगा, यानी कि ज्यादा को ज्यादा से और कम को कम से मिला दो। ये वाला अप्रोच है, ये देखो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, बाकी रेटिना पूछ रहा है, पार बन रहा है, पहले बन रहा है, अगर वो याद है तो ठीक है, नहीं याद है प्रश्न से ही करना आपको। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना पहले बने या पार बनी, देखो यहाँ में निकट है या दूर है, उसके हिसाब से लेंस लगाना है आपको। अगर और भी नहीं याद है तो तुक्का भी दी है, ये पहले बोल रहा हूं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाएगा, ठीक है। तब कौन सा लेंस यूज में लेंगे, अवतल लेंस यूज में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि उसको रेटिना के ऊपर बनाने के लिए अपन किसको, लेंस को, अवतल को अभी बताऊंगा बना के, रेटिना के ऊपर लाके फिर बताऊंगा आराम से। इतनी देर 2 नंबर का पॉइंट देखो, दूरदृष्टि दोष का, दोनों सेम है, केवल थोड़ी परिभाषा का एक शब्द का चेंजिंग हुआ है। दूरदृष्टि दोष तो यानी कि लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, इतना कंफर्म हो गया आपको। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पार बनता है, उसमें किसमें, निकट दृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब रेटिना के तो क्या बनता था, पहले बनता था, लेकिन दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पार बनता है। तो किस लेंस को यूज लोगे, उत्तल लेंस को यूज लोगे रेटिना पर लाने के लिए, किसको, प्रतिबिंब को। अब दोनों का समझा रहा हूं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को बना के आराम से समझ लेना आपकी सहायता से। देखो रे भाई मेरा लाला लालियो, देखो ये क्या बन गई, आपकी आंख बन गई, क्या बन गई, आंख बन गई। ये तो क्या जाएगा यहां से, यहां पे क्या होता है, मैंने कल बताया था, कौन सा स्पॉट होता है बताओ, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होगा, ये मस्तिष्क में जाएगी, यहाँ पे किस में जाएगी, अपने मस्तिष्क के अंदर जाएगी। कौन सी है, ब्लाइंड स्पॉट से जुड़ के मस्तिष्क के अंदर जाएगी, इसको पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है ये क्या है क्या नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर रेटिना है, रेटिना। अब ध्यान से समझना है, पूरा कंसंट्रेट होके दोस्तों। परिभाषा क्या आती, निकट दृष्टि दोष की, इसको ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष समझा रहा हूं पहले, बाद में समझेंगे दूरदृष्टि। निकट दृष्टि दोष में मैंने क्या बताया, प्रतिबिंब, क्या बताया, जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के क्या बनता है, पहले बन जाता है, रेटिना के पहले बनता है। कैसे बनेगा, ये से बनेगा, सब ये से बनेगा, ऐसे, ये देख लो तुम,
ये बन गई, या प्रतिबिंब बन रहा है। रेटिना तो इधर है, लेकिन रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, यानी कि निकट दृष्टि दोष है। और अगर इस निकट दृष्टि दोष है तो इस रेटिना पर इस प्रतिबिंब को यहां पे बनवाने के लिए क्या करना होगा, अपन को अवतल लेंस लगाना होगा सामने। तो यहां पे लगाता हूं अवतल लेंस। ये क्या है, अवतल लेंस। मैंने यहां पे अवतल लेंस लगा दिया, ये वाला। अब इस अवतल लेंस से जो भी अब लगाने के बाद में जो भी जाएगी इसके ऊपर ही जाके गिरेगी। किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर जाएगी डायरेक्ट। तो आपको ऐसा क्या करना होगा, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, इसलिए क्या करना होगा, उस प्रतिबिंब को रेटिना के ऊपर लाने के लिए अवतल लेंस प्रयोग में करना होगा। मैंने अवतल लेंस लगा दिया। पहले मैंने अवतल लेंस नहीं लगाया था, तो पहले क्या बन रही थी, प्रतिबिंब कहां बन रहा था, ये रेटिना थी। इस रेटिना के ये देखो पहले बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अवतल लेंस लगा दिया तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको क्या लगाया, अवतल लेंस लगाया, तो प्रतिबिंब किसके बनना स्टार्ट हुआ, इसे रेटिना के ऊपर बनना स्टार्ट हो गया। समझ में आया, रेटिना से तो पहले ये वाले तो, और ये रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर। समझ में आ गया दूरदृष्टि दोष वाली कहानी तो ये थी साहब, इतना ही समझना है। ये वाली समझा, पहले बन गया ये वाला, लेकिन जैसे ही अवतल लेंस लगाया, ये देखो बाद में इसके ऊपर ही आ गए, इसके ऊपर। आगे चलते हैं दूरदृष्टि दोष, किसके पास, दूरदृष्टि दोष के पास। समझना है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन को तो क्या करना हो, 1 नंबर फाड़ के आना है, तो फाड़ भी देंगे साहब, आ जाओ। ये आपकी आंख है साहब, दोबारा तो बढ़ानी पड़ेगी भैया, पढ़ाना है मेरे को आपको और पास करवाना है, सिलेक्शन दिलवाना है। ये आपका रेटिना हो गया, सेम बनेगा आंख। तो ये क्या है, दूरदृष्टि दोष। निकट तो पढ़ लिया ना, तो ये दूरदृष्टि दोष ही तो होगा, दूरदृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पार बनता है प्रतिबिंब। कहां बनता है प्रतिबिंब, रेटिना के पार बनता है। देखो ये तो रेटिना है, यहां से क्या बन रहा है, कोई भी प्रतिबिंब आ रहा है तो वो रेटिना के पार जा रहा है, उधर वाली साइड जा रहा है। ये देखो इधर आ गया, ये देखो आया, ये देखो, ये देखो। तो रेटिना के पार बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पार बनता है। तब उस प्रतिबिंब को रेटिना के ऊपर लाने के लिए उत्तल लेंस लगाओ सामने। क्या करो, उत्तल लेंस लगाओ सामने। ये क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। मैंने जैसे उत्तल लेंस लगाया, आने वाला प्रतिबिंब कहां पे स्टार्ट होगा, ये देखो इसके ऊपर आना स्टार्ट होगा। ध्यान से समझना है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पार बनेगा, लेकिन रेटिना के ऊपर उस प्रतिबिंब को लाने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लियो। जैसे उत्तल लेंस मैंने लगाया ये वाला, तो क्या हुआ, प्रतिबिंब इस रेटिना के ऊपर आना स्टार्ट हो गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर ये नहीं लगाता तो उसके पार ही जाता, यानी कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अगर इसके पहले आ जाए तो कौन, निकट दृष्टि दोष। दूर जाए तो दूरदृष्टि दोष, यानी कि पहले आए क्या होगा, निकट दृष्टि। पहले आ जाए तो अवतल, पार चले जाए तो उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। ये कहानी अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में। आगे चलो, जरा दृष्टि दोष। अब कोई मुझे बताओ, जरा दृष्टि दोष मैं नहीं बताने वाला, ये तो
लास्ट है जरा दृष्टि दोष, बताओ। न तो पास की और न दूर की दिखे, वो होता है जरा दृष्टि। ना तो पास और ना दूर की दिखे, ना दिखे, दूर ना तो पास ना दूर की दिखे क्या, कोई भी वस्तु, वो क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। ना तो पास की वस्तु दिखे ना दूर की वस्तु दिखे तो समझ जाना जरा दृष्टि दोष होगा। लेकिन ये जरा दृष्टि दोष होगा तो लेंस कौन सा प्रयोग होगा, उत्तल और अवतल दोनों लेंस प्रयोग होता है जरा दृष्टि दोष में। उत्तल व अवतल लेंस दोनों को काम में लिया जाता है। ध्यान से समझना है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो आपको पास की वस्तु दिखेगी और ना दूर की वस्तु दिखेगी। तो गुरुजी क्या करें, इसमें क्या होता है, आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को ही काम में लेना होगा, तभी आपको दूर की दिखेगी तभी पास की दिखेगी। अगर दोनों जरा दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों काय में होते हैं, जरा दृष्टि दोष में जरा दृष्टि दोष में होते निकट और दूर दोनों, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो पास की दिखती है ना दूर की दिखेगी तो क्या होगा, जरा बन जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष बनेगा। अब आपको देखने के लिए क्या करना होगा, अवतल और उत्तल दोनों लेंस यूज में करने होंगे। अब ये रोग किसमें होता है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, बुजुर्ग लोगों में। बुजुर्ग लोगों के अंदर क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है बुजुर्ग लोगों के अंदर। और आप देखे होंगे बुजुर्ग लोगों के जरा दृष्टि दोष होता है तो खुद को ही पता चल जाएगा। आपको एक चीज बता रहा हूं, वहां से देख लेना, इस बूढ़े ने चश्मा लगा रखा है, दादाजी ने, तो ये बता दो मुझे इसके पास में जरा दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि, कैसे पता करूं बताओ, ऐसे पता करना। ये उसका चश्मा है, उस चश्मे के बीच में ये देखो उसकी लकीर है क्या, ऊपर तो अवतल लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ नहीं होगा, समझ जाना अवतल और उत्तल। अगर ऐसा अगर उसके बीच में लकीर दिख जाती है तो समझना उस बूढ़े व्यक्ति या अपने दादाजी जो भी है उसको क्या है, जरा दृष्टि दोष है, और डॉक्टर ने उसको अवतल और उत्तल दोनों का चश्मा दे रखा है। एक चश्मा का जो कांच होता है ना, चश्मे वाला जो कांच होता है उसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, जिसके बीच में लकीर हो ना, उसके बीच में उन दोनों में ही उसी चश्मे में पाई जाएगी जिसमें लकीर हो, अवतल और उत्तल। समझ में आया या नहीं आया, ये क्या होता है, लकीर होती है चश्मे में, बीच में लकीर, चश्मे के बीच में लकीर, पहचान बता रहा हूं, चश्मे के बीच में लकीर दिखेगी यानी कि अवतल और उत्तल दोनों है उस चश्मे के अंदर, और वो जरा दृष्टि दोष का रोगाणु है, यानी कि व्यक्ति है, जरा दृष्टि दोष है उस व्यक्ति को दिया जाता है ये वाला, ठीक है। लिख लो इसे, कौन सा लिख लो, दूर को देखने के तो ये काम में आएगा, पास को देखने के लिए काम में आएगा। पास को देखेगा तो उत्तर काम में आएगा, दूर को देखेगा अवतल, लेकिन उसमें उतार उतार नहीं लगाना होगा, एक ही बार छटता है वो यूं छट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। अब दूर की देखिए तो ऑटोमेटिक दिखेगा, पास की दिखेगी तो भी दिखेगा, क्यों, क्योंकि उसमें उत्तल भी और अवतल दोनों साथ में लगे हुए, बीच में लकीर है। बुजुर्ग लोगों में होता है जरा दृष्टि दोष। लिख लो फटाफट से, फटाफट से नोट करो, फिर बताते हैं। क्या बताऊं, बताओ। आंख में, जो मैंने आंख बताई ना आपको ये वाली, इस आंख के अंदर ये वाला जो भाग होता है ना, ये खाली वाला, ये क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। आंख जो खाली है दिखती है ना अभी आपको ये वाली, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड होता है इसके अंदर, भरा हुआ होता है, लिक्विड खाली नहीं होती, लिक्विड होता है इसके बीच में। हाँ ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखेंगे कल नेक्स्ट डे, लेकिन अभी राज्य दर्शन। देखो साहब, क्या पढ़ोगे, राज्य दर्शन पढ़ोगे क्या, पढ़ लो राज्य दर्शन।
राज्य दर्शन किसका चल रहा था, फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे। चलो आप बोल दो, ऑफलाइन वाले तो बोलो। किसका चल रहा था, हरियाणा। पढ़ा दिया राम जादू, गुजरात है। गुजरात देखो, गुजरात में राज्य पक्षी देखेंगे, राज्य पशु देखेंगे। बताओ राज्य पक्षी गुजरात का, इसका नाम बता दो तुम फटाफट से। राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये है शानदार फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो आम पियेंगे, फ्लेग वाला, फ्लेग अपना झंडा, मिंगो आम, ठीक है, ऐसे याद कर लो। राज्य पक्षी किसका, गुजरात का ग्रेटर फ्लेमिंगो है। लेकिन राज्य पशु पूछे वो होगा एशियाई शेर। क्या होगा, एशियाई शेर होगा। समझ में आया मेरे लाल। अरे भाई राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, राज्य पशु एशियाई शेर। राज्य पेड़ बताओ, यही तो है कहानी। राज्य पेड़ बरगद, राज्य पेड़ आएगा बरगद का पेड़ आएगा। राज्य फूल बता दो, राज्य फूल बता दो फटाफट से। बरगद, बरगद। गेंदा का फूल, ससुराल गेंदा फूल, गाना आता है ना, गेंदा का फूल। गेंदा को क्या बोलोगे, मेरी गोल्ड। गेंदे के फूल को क्या बोलोगे, मेरी गोल्ड, ठीक है। मेरी गोल्ड भी बोलते हैं गेंदे के फूल को, ठीक है। राज्य फूल, बरगद का पेड़ यहाँ का राज्य पेड़ है, और ऐसे ही से यहाँ का राज्य पशु, और ग्रेटर फ्लेमिंगो राज्य पक्षी है। ये चारों याद होनी चाहिए। देखो, राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, राज्य पशु एशियाई शेर, राज्य पेड़ बरगद, राज्य फूल गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। समझ में आया। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और अब की बात सपना पूरा करना है माँ का मेरे दोस्तों। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मुझे बताओ एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब आओगे तुम आटे में। बताओ एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए लिख लो, यही लिख लो, बता दो फटाफट से बता दो। अरे बताओ रे छोरा छोरो, क्या बताओ। एशियाई शेर, एशियाई शेर, ये क्या है एशियाई शेर, राज्य पक्षी है। ये पक्षी है, राज्य किसका है, गुजरात का। एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में पूछा गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है इनके लिए, किनके लिए, इनके लिए साहब। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। लिख लिया होगा। अब आगे लगाओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऊपर ही लगाओ, यहां भी मजा ही है ना पढ़ने में। अब आएगा और भी शानदार। देखो रे मेरे छोरा छोरियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नमस्कार सभी को। और कौन बोला है नमस्कार, लिखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्थित कहां पे है, गुजरात में है, समझना है। देखो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में कौन सी जगह, केवड़िया, केवड़िया में है, केवड़िया, केवड़िया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। कितनी मीटर, 182 मीटर ऊंची है। कंफर्म होना चाहिए, 182 मीटर ऊंची है। केवड़िया गुजरात में स्थित है। साधु बेट द्वीप पूछे तो कौन सा, साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर केवड़िया गुजरात में क्या स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। और
182 मीटर ऊंची है। बनवाया कब? 31 अक्टूबर को इसका निर्माण होता। बनवाया 31 अक्टूबर को इसका निर्माण होता है सबसे पहले। अब सन आपको बताना है, कौन सी सन है, डेट मैंने बता दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। ठीक है, किसकी मूर्ति स्थित है इसमें? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 31 अक्टूबर को निर्माण होता है। साधु बेट द्वीप केवड़िया गुजरात में है, 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, आगे देखो, आगे जगह नहीं है और अभी लिखाऊंगा। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसको छोड़ के थोड़ी जाऊंगा, इसका पोस्टमार्टम करेंगे इस चीज का। ठीक है, और मुझे बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस कंपनी ने बनाया किस कंपनी ने? उस कंपनी का नाम आना चाहिए, पूछ लेता एग्जाम में। बताओ कंपनी का नाम बताओ, आगे बता देना। बताओ इसको बनवाया किसने? बहुत बढ़िया, नार्सन एंड ट्रूबो। नार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया। नार्सन ट्रूबो कंपनी ने क्या बनाया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया ये बताओ। इसका निर्माण किसने करवाया? व्यक्ति का नाम बताओ फटाफट से। इसको बनवाया किसने? निर्माण बनवाया लिख लो, बनवाया राम सुतार लिख लो। फिर राम सुतार ने बनवाया, ये लिख लो तुम तो। राम सुतार ने बनवाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। नार्सन ट्रूबो कंपनी ने इसको तैयार किया। 182 मीटर ऊंची है, केवड़िया साधु बेट द्वीप गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। आगे अब पोस्टमार्टम कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल है लिखा हुआ, समझ रहा होगा सब। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष भी कहते हैं। लौह पुरुष किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखो फटाफट से। और मुझे बताओ इनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में भारत रत्न मिला। 1991 के अंदर भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न 1991 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। गुजरात के हैं ये, है भी कहां के? गुजरात के ही है। इनकी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी बनवाई हुई है, इनकी मूर्ति है ये। ठीक है, खत्म हो गया। अब तो कहां जीतते हैं। 1991 में क्या बना इनको? भारत रत्न मिला। लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नार्सन ट्रूबो कंपनी ने बनाया। राम सुतार ने बनवाया। केवड़िया साधु बेट गुजरात में स्थित है, 182 मीटर ऊंची है। अगर इतनी बात याद है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, कोई पर्सन गलत नहीं होगा। एग्जाम वाले की औकात नहीं इसे बाहर क्वेश्चन कर ले, क्योंकि अपन नीचे बैठ के ऊपर तक आ चुके, नीचे से लेके ऊपर लेवल तक पढ़ लिया। इसी के अंदर अपन सब आ गए, इसमें लिख लिया होगा सभी। चलो आगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले। आप क्या दोगे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है? गुजरात। लेकिन मेरा क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहां पे है? दोनों में कंफ्यूज हो गए, मारे जाओगे तुम। और परीक्षा में गलत तो कर दिया ना तुमको, तो ये दौड़ा के मारूंगा, ये मान लेना। सुदर्शन चक्र वाली मां तो मारेगी, पिता मारेंगे, मैं अलग मारूंगा। लिखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताओ पहले तो। ये तो गुजरात अभी पढ़ लिया आपने, टीम है इसको, तो धोखा कर रहे आप मेरे साथ में। ठीक है, अब बताओ स्टैच्यू ऑफ
यूनिटी नहीं, पीस, स्टेच्यू ऑफ पीस, ये है म्हारो राजस्थान में। याद होनी चाहिए, स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। दोनों अलग अलग, केवल लास्ट के वर्ड के चेंजिंग है, दोनों अलग अलग है, राज्य भी अलग अलग है, बाकी नाम सा एक। लिख लिया? आगे लिखो मोटेरा स्टेडियम। उससे पहले लिखो तुम केवड़िया। इस केवड़िया की एक खास बात है, क्या है देखो, केवड़िया लिखो और लिखाता हूं। केवड़िया में लिखो केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी। देखो हो सकता है केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल किस जगह पे चलाई जा रही है, ये प्रस्ताव दिया है इस केवड़िया गुजरात के। केवड़िया के अंदर केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेगी, कोई तो पेट्रोल वाली नहीं चलेगी, कोई डीजल वाली नहीं चलेगी, कोई गैस वाली नहीं चलेगी, ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इन तीनों को काट दो। केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल किस जगह पे, केवड़िया में। याद होनी चाहिए, परीक्षा में पूछेगा। ठीक, आगे चलो, लगाओ मोटेरा स्टेडियम, लगाओ मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम ये कहां पे है? गुजरात में। क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम गुजरात में स्थित है। इसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन घबराओ नहीं। क्या कर दिया? सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम। सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम। घबराओ मत, चेंज कर दिया नाम। क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत के लौह पुरुष के नाम के नहीं रखे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। किसका? मोटेरा स्टेडियम का। नाम ये अच्छा नहीं था क्या? अरे भाई नाम ये लगना चाहिए था, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। गर्व होना चाहिए भारत को, ऐसे वीर जवान थे हमारे पास में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया है मोटेरा स्टेडियम का। वर्तमान में यही नाम है, वर्तमान में नाम यही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसमें लोगों की बैठने की क्षमता 1.20 लाख लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं मेरे दोस्तों। इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये कंफर्म होना चाहिए। मोटेरा स्टेडियम से सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम, फिर अभी हाल ही में अब क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये समझ में आया क्या ये पैराग्राफ? अब लिख लो लास्ट महात्मा गांधी। लास्ट लिखो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, देखो भैया इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था क्या? हाँ, 1869 में। हाँ, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात जन्म हुआ। याद होना चाहिए, पोरबंदर गुजरात में किसका जन्म होता है? हमारे किसका? वीर महात्मा गांधी जी का। कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर गुजरात में। यहाँ के थे, गुजरात में जन्मते हैं ये महात्मा गांधी जी। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में जन्म होता है। सर पूछेगा 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। ओनली जगह पोरबंदर गुजरात 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। किसका जन्म? महात्मा गांधी जी का। इतना ही पूछेगा, बाकी कुछ भी नहीं पूछेगा। सही लिखा है 1869 यार तुम भी भैया। बाकी की बातें कल करेंगे, नेक्स्ट डे कल होगी आगे की क्लास राज्य दर्शन की। आज इतनी ही होगी, साइंस कितनी होगी, कल से बाकी स्टार्ट करेंगे। जितना कुछ रह गया वो स्टार्ट करेंगे कल से, और कल से एक नई सीरीज जो स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा नहीं किस सब्जेक्ट की करूंगा, होगी ब्रह्मास्त्र जैसे तैयार होके आ रही है। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, और माँ को कह देना, माँ तो सब में बड़े देखना,
पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। अब ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। जय हिंद दोस्तों।